एक लेट्स क्रैक यूपीएससी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं या और बहुत कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक में आप यूज़ करते हैं, लेकिन उसका आखिर होता क्या है। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे कि उसका होता क्या है और हमें क्या करना चाहिए। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और ना आप एग्ज़ाम ना भी देते हो तो भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ई कचरे का मतलब ई वेस्ट का होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ई कचरा चर्चा में क्यों? 14 अक्टूबर 2018 से अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में हर साल उत्पन्न होने वाले लाखों टन ई कचरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मतलब 14 अक्टूबर 2018 से अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस का उद्देश्य क्या है कि जो हर साल लाखों टन ई कचरा उत्पन्न होता है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की प्रावधान पीठ ने ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। जो नए लोग होंगे यूपीएससी में, उन्हें एनजीटी क्या है इसके बारे में जानकारी जुटानी है। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस के बारे में देख लेते हैं। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस ई उत्पाद सर्कुलरिटी को एक वास्तविकता बनाने में प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। और इस आर्टिकल के या इस न्यूज़ के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हम देखेंगे। ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का संक्षिप्त रूप है। ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का संक्षिप्त रूप है, और इस शब्द का प्रयोग चलन से बाहर, यानी कि हम जो चीज़ें अब यूज़ ना करते वैसे चीज़ों के लिए ई कचरा ये शब्द का उपयोग किया जाता है। चलन से बाहर हो चुके पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें अनेक घटक, उपभोग्य वस्तुएं और पुर्जे शामिल होते हैं। इसे दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत 21 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अब ये दो श्रेणियां कौन से है देखेंगे। पहली तो है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण, और दूसरी है उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत में ई कचरे को प्रबंधन के लिए वर्ष 2011 से कानून लागू है, जो यह अनिवार्यता करता है कि अधिकृत विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा ई कचरा एकत्र किया जाए। इसके लिए वर्ष 2017 में ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 अधिनियमित किया गया था। यानी कि 2016 में यह बिल था और 2017 में इसको अधिनियम बनाया गया। इसके बाद घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों से कचरे को अलग करने, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। वनडे एग्जाम वाले और फैक्ट वाले यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे कि घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों से कचरे को अलग करने, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। मूल रूप से बेसल कन्वेंशन ने ई कचरे का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन बाद में इसने 2006 में कॉप 8 में ई कचरे को मुद्दे को संबोधित किया है। अब यहाँ पे आपको बेसल कन्वेंशन और कॉप ये क्या है इसके बारे में देखना है। ये पर्यावरण में महत्वपूर्ण है। नैरोबी घोषणा को खतरनाक कचरे के सीमा पर आवागमन के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन के कॉप 9 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए अभिनव समाधान तैयार करना है। ई कचरा उत्पादन इस वर्ष का अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कुल लगभग 57.4 मिलियन टन होगा, और यह चीन की महान दीवार के वजन से अधिक होगा। यानी कि इस वर्ष का जो अपशिष्ट विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो ई वेस्ट होगा वो 57.4 मिलियन टन होगा, और इसका हम कंपेयर कर सकते हैं जो चीन की महान दीवार है उससे ज्यादा वजन का होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार भारत ने
2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई कचरा उत्पन्न किया, जो 2017-18 के 7 लाख टन से काफी अधिक है। यहाँ पे आप आंकड़े देख सकते हैं कि 2017-18 में 7 लाख टन और 2019-20 में 10 लाख टन ई वेस्ट उत्पन्न किया गया, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार। अब देखते हैं कि भारत में ई अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियां क्या है। लोगों की कम भागीदारी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जन जागरूकता की कमी, लोगों की भागीदारी में ही पॉइंट है। उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिसाइकलिंग के लिए नहीं दिए जाने का एक प्रमुख कारक उपभोक्ता की अनिच्छा, उपभोक्ता की अनिच्छा भी बोल सकते हैं, या कम जागरूकता भी हम कह सकते हैं, यानी कि हमें पता ही नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिसाइकलिंग के लिए कहाँ देना है। तो ये भी भारत में ई अपशिष्ट के प्रबंधन में चुनौतियां है। हालांकि हाल के वर्षों में दुनिया भर के देश प्रभावी राइट टू रिपेयर कानूनों को पारित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी पॉइंट नोट कर सकते हैं, राइट टू रिपेयर क्या है। ये भी वन डे एग्जाम में फैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद चुनौती, बाल श्रम की भागीदारी। भारत में 10 से 14 आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख बाल श्रमिक विभिन्न यार्ड और रिसाइकलिंग कार्यशालाओं में बगैर पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के विभिन्न ई कचरा गतिविधियों में लगे हुए हैं। यानी कि 10 से 14 आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख बाल श्रमिक इस कार्य में जुटे हुए हैं, जहां उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती। अप्रभावी विधान, अधिकांश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वेबसाइट पर किसी भी सार्वजनिक सूचना का अभाव, यानी कि उनके वेबसाइट पर, राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना का अभाव है। उसके बाद स्वास्थ्य खतरे में ही पॉइंट है। ई कचरे में 1000 से अधिक जहरीले पदार्थ होते हैं जो मिट्टी और भूजल को दूषित करते हैं। उसके बाद प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव, असंगठित क्षेत्र के लिए ई कचरे के निपटान हेतु कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। जो क्षेत्र संगठित होता है, और मतलब दो पार्ट होते हैं क्षेत्र के, जैसे कि एक असंगठित और एक संगठित। तो यहाँ बोला गया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए ई कचरे के निपटान हेतु कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। साथ ही कचरे को प्रबंधित करने के लिए औपचारिक रास्ता अपनाने हेतु इस कार्य में लगे लोगों को लुभाने के लिए भी किसी प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि ई कचरा आयात। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि कभी कभी डंपिंग भी किया जाता है। विकसित देशों द्वारा 80% ई कचरा रिसाइकलिंग के लिए भारत, चीन, घाना और नाइजीरिया जैसे विकासशील देशों को भेजा जाता है। यानी कि विकसित देशों के द्वारा 80% कचरा विकसनशील देशों को भेजा जाता है। उनमें से भारत, चीन, घाना और नाइजीरिया सबसे बड़े देश हैं। शामिल अधिकारियों की अनिच्छा, नगर पालिकाओं की गैर भागीदारी सहित ई अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के लिए जिम्मेदार विभिन्न प्राधिकरणों के बीच समन्वय का अभाव, सुरक्षा के निहितार्थ। हम देख सकते हैं कि इसमें सुरक्षा में भी एक चुनौती बन गई है, जैसे कि कंप्यूटर में अक्सर संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी और बैंक के विवरण आदि होते हैं। इस प्रकार की जानकारियों को रिमूव न किए जाने की स्थिति में धोखाधड़ी का संभावना रहती है। अब हम देख सकते हैं कि सभी सेक्टर ऑनलाइन आ चुके हैं और फाइल का जमाना अब नहीं रहा, तो हर कोई जानकारी, हर किसी की जानकारी अब कंप्यूटर में सेव होती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण चुनौती हमारे सामने आती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये एडवाइस क्या बता सकते हैं, तो ये देखेंगे आगे की राह। भारत में कई स्टार्टअप और कंपनियां द्वारा अब इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा करने और रिसाइकलिंग का कार्य शुरू किया गया है। हमें ऐसे बेहतर कार्यान्वयन पद्धतियों एवं समावेशन नीतियों की आवश्यकता है जो अनौपचारिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए आवाज और मान्यता प्रदान करे तथा पर्यावरण की दृष्टि से रिसाइकलिंग लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सहायता करे। साथ ही संग्रह दर को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिए उपभोक्ता सहित प्रत्येक भागीदार को शामिल करना आवश्यक है। तो प्रीलिम्स के लिए ई कचरा के बारे में कुछ पूछा जा सकता है और मेंस के लिए
ई कचरा के कारक, प्रभाव और समापन हेतु प्रयास, ऐसा कुछ सवाल बन सकता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे आप, जैसे कि GS3 में प्रदूषण, उसके बाद GS2 में भी सरकारी नीतियाँ, और पर्यावरण GS3 में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो नोट्स, महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करते चलेंगे और रिवाइज करते चलेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको PDF या और भी कुछ जानकारी चाहिए जो हम वीडियो के बारे में, या और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उसकी जानकारी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर से वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।